आज सुनिए जनमानस में लोकप्रिय व आदरणीय लेखिका स्वर्गीय मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी समापन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नहाकर निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गाउन पर तौलिए को दुपट्टे की तरह डालकर बिंदु ने दरवाज़ा खोला। मिश्रा अंकल थे। कब आई बिटिया? अभी बाजार से लौटा तो देखा ताला नहीं है, सोचा पूछता चलूं। खाना वाना खा लिया? अभी कहाँ अंकल, अभी तो नहा कर निकली हूँ। ये समझ लीजिए हफ्ते भर का इकट्ठा नहाई हूँ। अब फुर्सत से खाना बनाऊंगी। बनाओगी क्यों? वहीं चली चलो, 2 कौर हमारे साथ खा लेना। बिंदु ने मना नहीं किया। खाना बनाने का जरा भी उत्साह नहीं था। वो तो आज का दिन चाय ब्रेड पर ही गुजारने का सोच रही थी। अंकल ने उबार लिया। वे आंटी को खबर करने घर चले गए। बिंदु ने किसी तरह भीगे बालों को तरतीब दी, सूट पहना और ताला डालकर पड़ोस में जा बैठी। खाना तैयार ही था। खाना खाते हुए वो हुलस हुलस कर अपनी दक्षिण यात्रा के बारे में सुनाती रही। नौकरी करते हुए उसे 12 साल हो चले थे, पर अभी तक कभी एलटीसी का लाभ नहीं ले सकी थी। माँ बाबूजी को छोड़कर कहाँ जाती। पिछले साल बाबूजी नहीं रहे। माँ भी बड़े भैया के पास चली गई। अब जाकर उसे खुलकर सांस लेने का मौका मिला था। उसने खूब एंजॉय किया था। बोलते बोलते वो अचानक रुक गई। उसने अनुभव किया कि अंकल आंटी उसे सुन भर रहे हैं, वो भी बेमन से। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसे संकोच हो आया। वातावरण में उसने एक अदृश्य सा तनाव महसूस किया। फिर खाने से भी मन हट गया। हाथ धोते हुए बोली, अब घर जाकर तनकर सोऊंगी, इतना थक गई हूँ। आंटी आप नहीं खिलाती तो मैं भूखी ही सो जाती। आंटी के रहते भूखी सो जाती? वाह। आंटी ने उलाहना दिया। अच्छा थोड़ी देर बैठ, तो जरूरी काम है। इलायची मुंह में डालकर सोफे पर पसर गई। अंकल एक कागज़ लेकर आए। जानता हूँ बेटे, तुम बहुत थक गई हो, पर यह दिखाना भी तो जरूरी था। वो उठ बैठी। कांपते हाथों से उसने कागज हाथ में लिया। टेलीग्राम था। उसका मन धक से रह गया। टेलीफोन के इस युग में टेलीग्राम क्यों? खोल कर देखा। मदर एक्सपायर्ड, राकेश। बहुत देर तक वे अक्षर उसके आसपास चक्कर काटते रहे। दोनों हथेलियों में सिर डालकर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रुलाई गले तक आ रही थी, पर उसे जैसे बाहर आने की राह नहीं मिल रही थी। आंटी उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। दोनों पति पत्नी समझ रहे थे कि इस समय शब्द बेमानी हैं। ये खबर कब आई? बड़ी देर बाद उसने संयत स्वर में पूछा। तार तो कल सुबह मिला है, पर इससे पहले वे शायद तुम्हें फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। फ़ोन बज रहा था। जब नो रिप्लाई होता रहा तब जाकर उन लोगों ने तार दिया है। मैं तुरंत भागा भागा तुम्हारे मैनेजर के पास पहुंचा, पर वे बोले अब खबर करना बेकार है, वैसे भी तुम लोग सुबह पहुंच रहे हो। डबडबाई आंखों से उसने कहा, इस बार मन हुआ था कि माँ के पास ही हुआ हूँ, पर मेरे जाते ही वो शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। भैया भाभी को बहुत बुरा लगता था। अभी बाबूजी की बरसी पर गई थी तो यही हुआ। दरअसल उन्हें यहाँ से भेजना ही गलत था। यहाँ रहती तो 2-4 साल और जी लेती। मैंने नहीं भेजा आंटी, जिद करके गई हैं। बोली तेरी चौकीदारी करते करते मेरी उम्र निकल गई है। बेटे बहुओं का सुख कब देखूंगी? पोते पोतियों का लाड़ दुलार कब करूंगी? बड़े हुलास से गई थी यहाँ से। साल भर में ही मोह भंग हो गया। अभी 2 महीना पहले तो बाबूजी की बरसी हुई है, अब इन्होंने भी बिस्तर खोल कर दिया। इतने साल यहाँ थी तो खूब भली चंगी थी, कभी कुछ नहीं हुआ। साल भर में ही ये क्या हो गया? आप देखती ना आंटी तो पहचान भी ना पाती, सूख कर काटा हो गई थी। वो तो होना ही था। एक तो बाबूजी का दुख, दूसरे घर वालों का व्यवहार। अंकल, बाबूजी का दुख ही सबसे बड़ा था। वे थे तो उन्हें पल भर की फुर्सत नहीं थी। वे चले गए तो जैसे एकदम खाली हो गई वे। अब उनका अकेलापन बांटने के लिए मैं कितने दिन घर बैठती। नौकरी पर तो जाना ही था। बस मुझ पर गुस्सा हो जाती थी
कहती तुमने बाबूजी के आखिरी समय में बेटों को नहीं बुलाया। क्या पता मुझे भी मरते समय उनका मुंह नहीं देखने दोगी। तुम तो मुझे मेरे बेटों के पास पहुंचा दो। बताइए अंकल, अब मुझे क्या पता था कि ये बाबूजी का आखिरी समय होगा। इससे पहले जब जब भैया लोगों को बुलाया वे मुझी पर बिगड़ पड़ते थे। कहते तुम्हें क्या है, बस फ़ोन खटका दिया। कितना पैसा कितना छुट्टी बर्बाद होती है कुछ पता भी है। अब उनके आने तक बाबूजी ठीक हो जाते थे, ये मेरा दोष थोड़ी ही है। पर बाबूजी के ठीक होने पर खुश होने के बजाय वे अपने ही पैसों का, छुट्टियों का रोना लेकर बैठ जाते थे। अस्थमा के पेशेंट के साथ यही होता है। सांस उखड़ती है तो लगता है पता नहीं अगली सांस आएगी भी कि नहीं। एक बार तो राकेश मुझसे भी उलझ गया था। मैंने साफ कह दिया था कि बेटा ये मामला अब इस लड़की के बस का नहीं है, बेचारी घबरा जाती है। इससे अच्छा है अब तुम लोग माँ बाप को अपने पास रखो। अंकल, ये बात तो मैंने भी कई बार कही थी, पर मुकेश भैया ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि मेरा घर बहुत छोटा है, वहाँ 2 एक्स्ट्रा पलंग लगाने की जगह भी नहीं है और ना ही मेरे पास नौकर चाकरों की सुविधा है। बड़े भैया से कहो, उनके पास बंगला भी है, काम करने वाले भी हैं। तो बम्बई वाले क्या अपने माँ बाप को समुद्र में फेंक देते हैं? वही तो। बड़े भैया और भी महान बोले, मैं दोनों में से किसी एक को ले जाऊंगा। मेरी बीवी नौकरी करती है, 2 को नहीं संभाल सकती। नौकरी तुम नहीं करती क्या? पर मेरे बच्चे जो नहीं हैं, मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। बहन की शादी भी नहीं करेंगे, ऊपर से बच्चों का ताना देंगे। आंटी ने वितृष्णा से मुंह बिचका दिया। आंटी, माँ तो खुद बाबूजी का पूरा काम संभालती थी। मैंने कहा भी कि भाभी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पर वे नहीं माने। फिर मैंने ही मना कर दिया, कह दिया कि जैसा होगा संभाल लूँगी, अब आपको कष्ट नहीं दूंगी। इस उम्र में दोनों को एक दूसरे से अलग करने का पाप तो मुझसे नहीं होगा। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा। फिर बिंदु एकाएक उठ खड़ी हुई। अंकल, अभी आपने मोहल्ले में किसी को बताया तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? पता चलेगा तो लोग एक एक करके मातम कुर्सी पर आने लगेंगे। मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। रात में फिर गाड़ी पर चढ़ना है। किसी को भेजकर मेरे लिए लखनऊ का एक टिकट मंगवा सकेंगे प्लीज़? वापस लौटी तो घर ऐसे भाएं भाएं कर उठा मानो माँ की अर्थी अभी अभी यहाँ से उठी हो। इतनी देर तक रात से रोकी हुई रुलाई एकदम बांध तोड़कर फूट पड़ी। बिस्तर पर औंधी गिरकर वो देर तक सुबकती रही। कुछ देर तक रो लेने के बाद वो कुछ प्रकृतस्थ हुई। मन थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा कि ये रुलाई तो उसके गले में साल भर से या कि 14 महीनों से अटकी पड़ी थी। बाबूजी की मृत्यु के बाद तो रोने का भी समय नहीं मिला था। एक तो बार बार पछाड़ खाती माँ को संभालना था, फिर भाइयों को, नाते रिश्तेदारों को खबर करनी थी, उन लोगों के आने तक अंत्येष्टि की पूरी तैयारी करनी थी। भाइयों के आने के बाद भी वो चैन से कहाँ बैठ पाई। घर उसका था, व्यवस्था का दायित्व भी उसी का था। किसी ने उसकी उम्र का विचार नहीं किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि बाबूजी उनके पिता भी थे। पिछले 12 सालों से वही उनकी सेवा टहल कर रही थी। किसी ने उसका दुख नहीं जाना, किसी ने आंसू नहीं पोंछे, किसी ने उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ नहीं फेरा। उल्टे सब लोग अपना ही रोना लेकर बैठ गए थे। दोनों भाभियां सूजे हुए चेहरे लेकर ही आई थीं। बड़ी भाभी को मलाल था कि वे छोटी बहन की शादी में शिरकत नहीं कर पाएंगी। यूँ तो अभी चातुर्मास चल रहा था, पर नियोजित वर्ग को यूएसए जाना था, इसलिए जल्दी में मुहूर्त निकालना पड़ा। क्या पता था कि बाबूजी भी अभी ही मुहूर्त निकालेंगे। बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को मामा के यहाँ छोड़कर आ गई थीं। पढ़ाई भी होती रहेगी और शादी भी एंजॉय कर लेंगे। पर छोटी भाभी के बच्चे तो छोटे थे, उन्हें साथ लाना पड़ा था और वे कुड़कुड़ा रही थीं कि उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे भैया भुनभुना रहे थे कि दुनिया चांद पर जा रही है और हम लोग अभी तक 13 दिनों वाला राग अलाप रहे हैं। इतने दिनों में तो कोई घात लगाकर घर साफ कर जाएगा तो जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। छुट्टियां बर्बाद हो रही हैं सो अलग। बार बार पूछ चुके थे कि क्या मेरा रुकना ज़रूरी है। आखिर तंग आकर मिश्रा अंकल ने कह ही डाला कि बेटा, बाप तुम्हारे मरे हैं, ठीक समझो तो रुको, नहीं तो जाने वाले को कौन रोक सका है। बड़े भैया अपना अलग राग अलाप रहे थे।
बार बार ऐलान कर रहे थे कि इन ढकोसलों में मेरा विश्वास नहीं है, 5 ब्राह्मणों को खिलाओ और छुट्टी करो। छोटे भैया का तर्क था कि मरे हुए आदमी पर इस तरह पैसा लुटाने में क्या तुक है। जब 2-3 बार वे ये जुमला बोल चुके तो बिंदु ने कह ही डाला, उनके जिंदा रहते तो तुमने कुछ किया नहीं, अब मरे पर ही कर दो। इस बात का अच्छा खासा महाभारत हो गया था और छोटे भैया भाभी जाने वाले दिन तक मुंह फुलाए ही रहे थे। घर उसका था, इसलिए रसोई घर से लेकर पानी के टैंकर तक का सारा इंतजाम उसी के जिम्मे था। कपड़े बर्तन के लिए मेहरी लगवाना, खाना बनाने के लिए मिसरानी ढूंढना, मेहमानों को टिकाने के लिए घर ठीक करना, टेंट हाउस से बिस्तर और बर्तन मंगवाना, सब जैसे उसी के काम थे। उसके कर्तव्यों की सूची बहुत लंबी थी, पर निर्णय का एक भी अधिकार उसके पास नहीं था। नृत्य के बाद के अनुष्ठानों में उसकी भी बहुत आस्था नहीं थी, बस उसे यही लग रहा था कि जो कुछ करना है ढंग से किया जाए। पंडितों के लिए जो सामान आया था वो बहुत ही घटिया था। खाने का मेनू भी बहुत साधारण सा था। आमंत्रितों की लिस्ट में इतनी काट छाँट कर दी गई थी कि उसे तो रोना आ गया था। माँ बार बार कहती रह गई कि कम से कम मोहल्ले टोले वालों को तो बुला लो। बाबूजी पर सबकी बहुत श्रद्धा थी। हारी बीमारी में यही लोग दौड़ दौड़ कर आते थे। आधी रात को भी आवाज़ दो तो 10 लोग हाजिर हो जाते थे। पर बड़े भैया ने उनकी एक नहीं सुनी। बोले, ये कोई खुशी का मौका है जो पूरी बस्ती को दावत दूंगा? तुम्हारे रिश्तेदारी 100 से ऊपर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा का मेरा बूता नहीं है। बेचारी माँ मन महसूस कर रह गई। मंगल श्राद्ध के बाद जब सब लोग अपने अपने ठिकानों पर लौट गए, बिंदु को पहली बार बाबूजी की मृत्यु का एहसास हुआ। 12 साल से बिछा उनका पलंग उठ गया था। अलमारी का एक पूरा खंड उनकी दवाइयों से भरा रहता था, वो जगह अब खाली थी। दीवार पर लटका दवाइयों का चार्ट भी निकाल दिया गया था। उनका स्टूल, वहाँ पर रखा पानी का जग, चश्मा, गीता और रामचरितमानस का गुटका सब गायब थे। उन परिचित चीज़ों के बिना कमरा भाएं भाएं कर रहा था। उस दिन केवल माँ का ख्याल करके वो अपनी रुलाई बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। जानती थी कि अगर माँ बिखर गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वो घर में रही, माँ को मजबूती से थामे रही, पर छुट्टी भी आखिर कितनी ले सकती थी? एक ना एक दिन तो नौकरी पर जाना ही था। उसके बाद माँ के लिए वो सूनापन, वो अकेलापन, वो खालीपन असह्य हो उठा। वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई और उनका सारा गुस्सा बिंदु पर ही उतरता रहा। उन्होंने लखनऊ जाने की रट लगा दी थी। उनकी जिद के आगे हार मानकर एक दिन वो उन्हें लखनऊ पहुंचा आई। उसे मालूम था कि बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत नहीं होगा, पर इतने ठंडेपन की भी उसने कल्पना नहीं की थी। भैया ने स्टेशन पर ही उलाहना दिया, एकदम चल पड़ती हो, कम से कम पहले इंटीमेट तो कर दिया करो। इंटीमेट किया तो था, नहीं तो आप स्टेशन पर कैसे आते? मेरा मतलब है थोड़ा पहले बताना चाहिए। एकदम आ जाने से घर का सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। भाभी भी बहुत खुश नज़र नहीं आई, आंखें नचाकर बोली, मतलब बिंदु रानी अब अकेली रहेंगी? उनकी वाणी से ऐसा ध्वनित हो रहा था मानो बिंदु रानी सद्य प्राप्त आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा उठाने वाली हैं। इसके बावजूद भी माँ अगर वहाँ खुश रहती तो वो उस अपमान को भी पी जाती, पर 2 बार वहाँ जाना हुआ। दोनों बार माँ ने शिकायतों का ढेर लगा दिया। उसने सोच लिया था कि जब तक उनका मन अच्छे से भर जाएगा वो माँ को साथ ले जाएगी ताकि दोबारा जाने का नाम न लें। पर अफसोस, माँ ने उतनी प्रतीक्षा ही नहीं की। शाम होते होते उसके घर पर मिलने वालों का तांता लग गया। हर कोई सांत्वना देने को आतुर, मदद करने को तत्पर। इसी बीच वाजपेयी जी का सचिन उसके लिए टिकट ले आया था। गोयल दंपत्ति उसे ज़बरदस्ती 5,000 पकड़ा गए थे। बोले, टूर से आई हो, पर्स जरूर खाली होगा, चुपचाप रख लो। सक्सेना जी की नंदिता ने उसका बैग जमा दिया था। माथुर साहब उसे स्टेशन पर छोड़ आए थे, साथ में 2-4 लोग और भी थे। इस आत्मिक विदाई के बाद जब लखनऊ पहुंची तो वहाँ का वातावरण एकदम विपरीत था। माँ की अंत्येष्टि के 6 दिन बाद वो पहुंची थी। यद्यपि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, पर सबके तानों ने जैसे उसे छलनी कर दिया। उसे माँ पर इतना गुस्सा आ रहा था।
जीवन में पहली बार थोड़ी मौज मस्ती की थी। माँ से वो भी नहीं देखा गया। उसका मन एकदम विरक्त हो गया। लगा कि इन लोगों से जो भी नाता था माँ बाबूजी के कारण था, अब वे उसके कोई नहीं हैं। पूरे घर में एक भी कंधा ऐसा नहीं था जिस पर सिर रखकर वो आंसू बहा सकती। उसे लगा इससे ज़्यादा अपने तो वे लोग थे जिन्हें वो पीछे भोपाल में छोड़ आई है। खून के रिश्ते भी आजकल कितने सतही हो गए हैं। उसके बाद बिंदु मात्र एक तटस्थ दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। घर में जो कुछ भी हो रहा था कहीं से भी उसे स्पर्श नहीं कर रहा था। तिरही की तैयारी बड़े धूमधाम से हो रही थी। कार्ड छप गए थे, धर्मशाला ठीक कर ली गई थी क्योंकि निमंत्रितों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई थी। 11 ब्राह्मणों की टोली बुलाई गई थी और उनके लिए बेशकीमती सामान जुटाया गया था। भाभी ऐसे हुलास से सबको दिखा रही थीं मानो बेटी का दहेज दिखा रही हैं। सर्वत्र राकेश बाबू की जय जयकार हो रही थी और मुकेश भैया का खून सूख रहा था। बोले, आधा पैसा मेरा भी लगा है, पर मजाल है जो भैया ने किसी से जिक्र भी किया हो। फिर बेचारे खुद ही सबसे कहते फिरे, मैंने तो 25,000 लाकर भैया के हाथ में दे दिए थे, कहा कि आप बड़े हो, जो ठीक समझो करो। उनकी व्यग्रता देखकर दया भी आ रही थी और हंसी भी। कार्यक्रम के बाद बड़े भैया ने बड़ी ठसक के साथ पूछा, सब ठीक ठाक हो गया ना? उससे रहा नहीं गया। बोली, आपका तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं था ना? विश्वास तो मेरा अब भी नहीं है, पर माँ का तो था। बाबूजी के समय कुछ ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए वे जरा उदास थीं। इसलिए इस बार हाथ जरा खुला छोड़ दिया, माता राम खुश हो जाएंगी। बिंदु का मन हुआ कि कहे, उनके सामने करते तो कोई बात थी, तुमने तो बाबूजी की तिरही में ही हाथ खींच लिया, बरसी भी जैसे तैसे निपटा दी। अब उनके खुश होने का क्या है? ये तो मन को समझाना भर है। पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ कहने सुनने की इच्छा ही मर गई थी। जिस दिन उसे निकलना था उस दिन भाभी ने बड़े नाटकीय ढंग से उसे एक प्लास्टिक की डिबिया पकड़ाई। लो भाई, ये अपनी माँ की अमानत संभालो। उसने खोल कर देखा, माँ की अंगूठी और कर्णफूल थे। अपना कहने को तो माँ के पास यही कुछ बचा था, बाकी जो कुछ था बेटों की पढ़ाई में और बहुओं के चढ़ावे में निकल गया था। माँ एकदम निष्कांचन हो गई थी। बिंदु को जब जरा सी सुविधा हुई उसने सबसे पहले माँ के लिए 4 चूड़ियाँ और चेन बनवाई थी। बेटी की कमाई धारण करते हुए माँ का मन बहुत रोया था। बार बार कहती रही, मेरे मरने के बाद तुम ही इसे पहनना, किसी को देने की जरूरत नहीं है। माँ को क्या पता था कि भाभी उन चीज़ों का जिक्र भी गोल कर जाएंगी। उसने वितृष्णा से वे चीज़ें लौटा दी। रख लो भाभी, मैं क्या करूँगी इनका। अरे वाह, माँ की यादगार निशानी है, इन्हें कोई लौटाता है? भाभी, मैं तो हमेशा से माँ बाबूजी के पास रही हूँ। पिछले 12 सालों से तो मैं ही उन्हें देख रही थी। मेरे पास उनकी अच्छी बुरी सैकड़ों यादें हैं। उन्हें याद रखने के लिए निर्जीव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दोनों इन चीज़ों को माँ के बाकी गहनों के साथ अपनी बहू बेटियों में बांट देना। समझ लेना, उनकी दादी का आशीर्वाद है ये। इसके बाद उसे लगा कि वो एकदम हल्की हो आई है। उसने ये आखिरी बंध भी तोड़ दिया है। अब वो एकदम बंध मुक्त हो गई है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी समापन। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।